हेलो स्टूडेंट, ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज जिस टॉपिक को ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनुवांशिकी विज्ञान, इंग्लिश में जेनेटिक्स। तो आज जिस बारे में हम पढ़ाएंगे वो अनुवांशिकी विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। ये अनुवांशिक विज्ञान है क्या? माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। किन विधियों से स्थानांतरित होते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अनुवांशिकी कहते हैं। यानी हम अनुवांशिकी में अनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण की रीतियों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने ही सबसे पहले अनुवांशिकी विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया, इसीलिए हम इन्हें अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1884 में हुई थी। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था, उद्यान मटर के पौधे पर किया था। उद्यान मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। क्यों इन्होंने इस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? क्योंकि इस पौधे पर 7 ऐसे लक्षण थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते थे। प्रत्येक लक्षण के 2 विशेषक लक्षण थे, यानी 14 प्रकार के लक्षण थे। ये 14 विशेषक गुण थे। तो लक्षण 7 प्रकार के थे, विशेषक गुण 14 प्रकार के थे। ये ऐसे लक्षण थे जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते थे। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोग के लिए और इसी के ऊपर प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया? प्रयोग में इन्होंने एक संकर संकरण कराया, 2 संकर संकरण कराया। ये क्या होता है एक संकर संकरण, क्या होता है 2 संकर संकरण? यहां देखोगे, ये मटर का पौधा टाल है, यानी टाल मतलब लंबा है। ये मटर का पौधा डार्क है, डार्क का मतलब बौना है। इन दोनों के बीच में संकरण करा दिया, यानी इस पौधे का नर जनन अंग का भाग से बना हुआ परागकण इस पौधे के मादा जनन अंग पर स्थानांतरित कर दिया और इस पौधे में सीड बन गई। अब जो इससे पौधा प्राप्त हुआ, उस पौधे को जो सीड बनी, उससे जो पौधा बनेगा उस पौधे को संकर पौधा। एक लक्षण को केवल ध्यान में रखकर इन्होंने संकरण कराया। वो लक्षण क्या था? पौधे की लंबाई। इसीलिए हम इसको एक संकर संकरण कहते हैं। यहां देखो 2 संकर संकरण। यहां मटर का इन्होंने 2 पौधा लिए। एक पौधे का निर्माण जिस बीज से हुआ था वो बीज राउंड थी और बीज का कलर पीला था, येलो थी। 2 लक्षण हो गए, एक बीज का शेप हो गया, एक बीज का कलर हो गया। और दूसरा जो पौधा इन्होंने लिया, उस पौधे की बीज रिंकलेट थी, झुर्रीदार थी और पौधे के बीज का कलर ग्रीन था। यानी 2 लक्षण को ध्यान में रखकर इन्होंने संकरण कराया। एक जो लक्षण इन्होंने ध्यान में रखा वो मटर के पौधे के बीज का शेप और दूसरा कलर, इनके बीच में संकरण करा दिया और प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनको संकर पौधा। इस प्रकार के संकरण को हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। ये जो संकर पौधे प्राप्त हुए, इन पौधों में फिर इन्होंने स्वपरागण कराया और फिर द्वितीय पीढ़ी में पौधे आए। यानी इन्होंने 2 पीढ़ियों का अध्ययन किया, प्रथम पीढ़ी का और द्वितीय पीढ़ी का। लेकिन इनके अध्ययन को समझने के लिए, अध्ययन से क्या बेनिफिट मिला उसको समझने के लिए हमको कुछ बातों की नॉलेज होनी चाहिए। इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने कैसे अध्ययन किया? देखो, एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है बेटसन। बेटसन को अनुवांशिकी विज्ञान का नाम दिया, अनुवांशिकी विज्ञान का नाम दिया। द टर्म ऑफ जेनेटिक्स कॉइन्ड बाय बेटसन। एक और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉनसन। इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा माता पिता से लक्षण संतानों में जीन स्थानांतरित करते हैं। जो जीन स्थानांतरित करते हैं उनकी कुछ रचना होती है जिसे जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या है? जीन की वो रचना जिससे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जो लक्षण किसी के शरीर पर दिखाई देते हैं, जीन से उत्पन्न होते हैं, उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या है? जीन की रचना। फिनोटाइप क्या है? उससे उत्पन्न लक्षण। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। बेटसन शब्द
बेटसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, एक संकर संकरण कराया, 2 संकर संकरण कराया, प्रथम पीढ़ी के पौधों का अध्ययन किया, द्वितीय पीढ़ी के पौधों का अध्ययन किया। जैसे यहाँ पर देखो, ये जनक है, यानी ये मेल पौधा है और ये फीमेल है, इनके बीच में संकरण है, ये टाल पौधा है। अब ये टाल पौधा क्यों है? मेंडल के अनुसार इस लक्षण को उत्पन्न करने का काम कारक करते हैं, जैसे जॉनसन के अनुसार जीन करते हैं, वैसे मेंडल के अनुसार कारक करते हैं। मेंडल ने कहा ये कारक जोड़े में पाए जाते हैं, ये कारक जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे कारक है कैपिटल टी, इसी से टाल लक्षण आता है। ये कारक है स्मॉल टी, इसीलिए डार्क लक्षण आता है। बाद में इस कारक को एलील भी कहा गया। यानी पौधे की जो लंबाई है, पौधे का जो हाइट है, ऊंचाई है, इसको उत्पन्न करने का काम जो जीन कर रही है, उसके 2 अल्टरनेटिव अलील हैं। एक अल्टरनेटिव अलील कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी। अगर दोनों अलील का स्ट्रक्चर समान है, ये देखो समान है, तब हम इसको होमोजाइगस कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। लेकिन अभी मान लो असमान होता, ऐसा होता है, एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, तब हम इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं, विषमयुग्मजी। तो इन्होंने समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे जनक टाल है, लंबा है, और जो ये फीमेल जनक है, ये डार्क है, बौना है। जब इसका संकरण करा दिया तो प्रथम पीढ़ी की संतान आई, वो संतान केवल टाल आई, डार्क नहीं आई। वो लक्षण जो माता पिता में हैं, उस माता पिता में से संतान में जाते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक का लक्षण प्रकट होता है, एक का लक्षण प्रकट नहीं होता है। जैसे एक मटर का पौधा टाल है, दूसरा मटर का पौधा डार्क है। जब इन दोनों का संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान आई वो टाल आई, यानी टाल प्रभावी लक्षण है, और जो डार्क है, बौनापन है, वो अप्रभावी लक्षण है। तो इन्होंने प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण शब्द का उपयोग किया। अब तुम्हारे समझ में कई बातें आ जानी चाहिए। आनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीनोटाइप किसे कहते हैं? फिनोटाइप किसे कहते हैं? जैसे इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी है, फिनोटाइप टाल है, इसकी जीनोटाइप स्मॉल टी है, फिनोटाइप डार्क है। हर बात प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण उसे कहते हैं जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण उसे कहते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रकट रहता है। जैसे मान लो मानव की बात कर ले, मानव में अगर हम फादर की बात कर लें तो उसके आंख का रंग ब्लैक है और मदर के आंख का रंग ब्राउन है। जो संतान आती है वो ब्लैक आई कलर की आती है, यानी ब्लैक आई कलर प्रभावी लक्षण है, और जो ब्राउन आई कलर है वो अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार के लक्षण प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। मेंडल के इसी निष्कर्ष को प्रभाविता का नियम कहा गया। जैसे अभी देखो ये टाल है, ये डार्क, अगर हम इसका संकरण करा दें तो प्रथम पीढ़ी में टाल पौधा आएगा। जब प्रथम पीढ़ी में टाल पौधा आएगा तो ये मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार आएगा। लेकिन जब ये प्रथम पीढ़ी में जो पौधा आएगा उसे संकर कहेंगे, यानी उसमें दूसरे पौधे का गुण छिपा रहेगा। जब हम उसका स्वपरागण करा देंगे तो जो अगली पीढ़ी आएगी वो द्वितीय पीढ़ी आएगी। उस द्वितीय पीढ़ी में 3:1 का फिनोटाइप आएगा, 3 टाल आएंगे और 1 डार्क आएगा, ये फिनोटाइप अनुपात होगा। और जो जीनोटाइप अनुपात आएगा वो 1:2:1 आएगा, यानी एक पौधा ऐसा आएगा जिसकी जीनोटाइप कैपिटल टी होगी, 2 पौधे ऐसे आएंगे जिनकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, एक पौधा ऐसा आएगा जिसकी जीनोटाइप स्मॉल टी होगी। तो जो एक संकर संकरण होता है उसकी जब द्वितीय पीढ़ी आती है तो उसका फिनोटिपिक अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। जीनोटिपिक जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। अभी देखो जब ये फिनोटिपिक अनुपात 3:1 आया तो वो लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखा था वो द्वितीय पीढ़ी में फिर से प्रकट हो गया, फिर से सेग्रीगेट हो गया, वो फिर से उत्पन्न हो गया। मेंडल के इसी नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं।
मेंडल के इसी नियम को युग्मक के शुद्धता का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम, मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने तीसरा नियम भी प्रतिपादित किया। इस तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम या स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम। इस नियम में क्या है, इन्होंने द्विसंकर संकरण कराया। जैसे देखो, ये जनक है, एक पौधा है, ये नर लक्षण इसका लिया गया, ये पौधा है, मादा लक्षण लिया गया। इस पौधे की सीड राउंड थी, कलर येलो था। इस पौधे की सीड रिंकलेट थी, कलर इसका ग्रीन था। यह राउंड क्यों थी? क्योंकि जीनोटाइप कैपिटल RR थी। येलो क्यों थी? क्योंकि जीनोटाइप कैपिटल YY थी। रिंकलेट क्यों थी? क्योंकि जीनोटाइप स्मॉल RR थी। और ग्रीन क्यों थी? क्योंकि इसकी जीनोटाइप स्मॉल YY थी। प्रथम पीढ़ी का पौधा आया, सभी पौधे जितने आए उनकी सभी की सीड राउंड येलो थी, यानी राउंड येलो प्रभावी लक्षण, मेंडल के प्रभाविता का नियम। लेकिन जब इस प्रथम पीढ़ी की संतान का जो डाईहेब्रिड क्रॉस से प्राप्त किया गया, इसका फिर से संकरण कराया गया, तो द्वितीय पीढ़ी की संतान आई। जब द्वितीय पीढ़ी के संतान आई तो उसमें 4 प्रकार के फिनोटाइप आए, जिनका अनुपात 9:3:3:1 आया। ये 3:3 अनुपात के इस प्रकार के पौधे आए जिनका कॉम्बिनेशन नया था, यानी इसमें नए गुण का संयोजन था, यानी नए गुण उत्पन्न हो गए, वो माता पिता से एकदम भिन्न थे। इसी को युग्मक के स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम, इसी को स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम, क्योंकि नए लक्षण उत्पन्न हो गए, नए कॉम्बिनेशन का लक्षण बन गए। इस द्वितीय पीढ़ी का जो जीनोटाइप अनुपात आया 1:2:1:1:4:2:4:2:1:1। देखो, वनडे एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों की जानकारी रखनी है। अब इधर रेलवे के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा हम मानव अनुवांशिकी के बारे में बताते हैं। ये ह्यूमन जेनेटिक्स है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अगर ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो आगे चल करके गुणसूत्र का पता लगा कि माता पिता से लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्र लेकर जाते हैं। कैसे लेकर जाते हैं? युग्मक के द्वारा। पिता के शरीर में युग्मक के रूप में शुक्राणु बनता है, माता के शरीर में युग्मक के रूप में अंडाणु बनता है। ये जो शुक्राणु बनते हैं वो पिता से क्रोमोसोम को संतान में ले जाते हैं, जो अंडाणु बनते हैं माता से गुणसूत्र को संतान में ले जाते हैं। जितने गुणसूत्र को ले जाते हैं उतने को जीनोम कहते हैं। मानव के भीतर गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक सेल के अंदर 46 पाई जाती है। ये 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। जब पिता के शरीर में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, तो गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये 23 गुणसूत्र का एक सेट, इसी को जीनोम। माता में भी गुणसूत्र की संख्या जब अंडाणु बनते हैं तो अंडाणु में 23 हो जाती है, एक सेट, इसी को जीनोम। अब फिर जब संतान बनती है तो फिर उसमें 2 सेट हो जाते हैं, इसीलिए संतान माता पिता के जात की बनती। तो तुम्हारे समझ में जीनोम भी आ गया। ये जो गुणसूत्र होते हैं, जीनोम होते हैं, ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कभी कभी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक होते हैं उनके भीतर भी जीन पाए जाते हैं। हम उन जीन को प्लाज्मा जीन कहते हैं। अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो संख्या अलग अलग होती। सबसे कम गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं वो एस्केरिस होता है। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6 होती, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती, मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती, प्याज में गुणसूत्र की संख्या 16 होती। ऐसे ही मक्का में 20 होती है, टमाटर में 24 होती है, मेढक में 26 होती है गुणसूत्र की संख्या। बिल्ली में 38 होती है, चूहा में 40 होती है, गेहूं में 42 होती है, ऐसे खरगोश में 44 होती है। देखो, सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में लिखा हुआ। मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 होती। सबसे अधिक गुणसूत्र टेडोफाइट पौधे में पाए जाते हैं, इसका नाम आप्योग्लासम। इसमें गुणसूत्र की संख्या 1260 होती। आलू में गुणसूत्र की संख्या 48 होती। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या 64 होती। कबूतर में 80 होती। कुत्ता में 78 होती।
अलग अलग जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग पाई जाती। इस पर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा सबसे अधिक गुणसूत्र की संख्या किस पौधे में पाई जाती है, ऑफियोग्लासम में, जो टेडोफाइट पौधा है। एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है यस बेंजर। इन्होंने कहा कि जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसका कारण सिस्ट्रान होता है। कभी कभी लक्षण अचानक बदल जाते हैं, इसका कारण म्यूटान होता है। संततियों में नए कॉम्बिनेशन का लक्षण पैदा हो जाता है, नया लक्षण उत्पन्न हो जाता है, इसका कारण रेखान होता है। ऐसा एस्पेंजर ने कहा। कारक क्या हैं, मेंडल ने कहा। जीन क्या है, जॉनसन ने कहा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया। एस्पेंजर ने सिस्ट्रान कहा, म्यूटान कहा, रेकान कहा। ये देखो लिखा अमीनो हम। वास्तव में लक्षण प्रोटीन से छपते हैं और प्रोटीन को बनाने का काम अमीनो एसिड करती है। ऐसी अमीनो एसिड 20 प्रकार की हमारे शरीर की सेल में पाई जाती। यही एक एक करके जुड़ती जाती और जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करती है। उसी प्रोटीन से हमारे बॉडी पर लक्षण छप जाते हैं। ये गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ये गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। डीएनए की संख्या को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिसे डीएनए पॉलीमरेज है। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में की। यह मानव अनुवांशिकी विज्ञान की कुछ छोटी सी नॉलेज, बहुत डिटेल नहीं, सारांश में। अब जो मानव है उसमें नर है और मादा। ये नर और मादा का निर्धारण मदर के शरीर के गर्भाशय में कैसे होता है? इसी को लिंग निर्धारण कहते हैं। कैसे होता है समझोगे? जैसे मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। लेकिन जो नर है उसके शरीर में जो गुणसूत्र हैं 46, उसमें जो अंतिम जोड़ी है 23वां जोड़ी, वो XY है। और जो मादा है उसकी जो 23वीं जोड़ी है वो XX है। यानी इसमें 23वीं जोड़ी 2 प्रकार की है, इसमें एक ही प्रकार की। इसीलिए जो पुरुष है इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, X के बनते हैं और Y के बनते हैं। लेकिन जो मादा है इसमें एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, XX के। जब इस यक्ष का शुक्राणु यक्ष के अंडाणु को निषेचित करता है तो देखो गुणसूत्र 23वीं जोड़ी XX हो जाता है, संतान पुत्री होती। ये यक्ष का शुक्राणु यक्ष के ओवम को निषेचित करता है, 23वीं जोड़ी XX हो जाता है, जो संतान होती है वो पुत्री होती। लेकिन अगर Y गुणसूत्र से इस अंडाणु का निषेचन होता है तो XY, संतान पुत्र होती, क्योंकि इसमें Y गुणसूत्र आ गए। तो लिंग का निर्धारण ठीक उसी दिन हो जाता है जिस दिन नर युग्मक शुक्राणु से मादा युग्मक अंडाणु का निषेचन मदर के शरीर के अंदर होता है। उससे बना हुआ जो जायगोट होता है, वही जायगोट में ही क्लियर हो जाता है कि इस जायगोट से नर संतान बनेगी कि मादा संतान बनेगी। अगर निषेचन की क्रिया X शुक्राणु से होती है तो संतान मादा बनती है। अगर निषेचन की क्रिया Y शुक्राणु से होती है तो संतान नर बनती है। ये बाई चांस है। इसीलिए 50% शुक्राणु X के होते हैं, 50% शुक्राणु Y के होते हैं। इसीलिए चांसेस 50-50% है। इसीलिए सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात मानव का प्रायः 50% होता है। यानी मादा का कोई रोल नहीं है लिंग निर्धारण में। इसमें रोल किसका है? शुक्राणु का। कुछ ऐसी मदर होती जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। जिनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती इसका मतलब वो फर्टाइल नहीं है। फिर भी ऐसी मदर को भी संतान चाहिए। तब हमारे पास तकनीक है, जीव वैज्ञानिक तकनीक है, उसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, ART कहते हैं। ऐसी तकनीक में हम क्या करते हैं? ऐसी तकनीक में हम जांच करते हैं किस चीज़ की कमी है, और फिर हम पुरुष के बॉडी से स्पर्म लेते हैं, मदर के बॉडी से अंडाणु लेते हैं और परक नली में दोनों का निषेचन करा करके जायगोट बना देते हैं। उस जायगोट को फिर मदर के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं, संतान बन जाती। ऐसी संतान को परक नली शिशु कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब चूंकि ये निषेचन की क्रिया मदर के शरीर से बाहर की गई,
इसलिए इसको हम विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कहते हैं। इस मेथड से हम चाइल्ड का डेवलपमेंट कर देते हैं, तो ऐसे भी दंपत्ति संतान पा जाते हैं जिनमें संतान उत्पन्न करने की उम्मीद नहीं होती। इन सब की स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी भी जेनेटिक्स की एक शाखा है। ये जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। इसको बोलते हैं समराइज। इसी नॉलेज से आसानी से वनडे एग्जामिनेशन दे सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब इस वीडियो को पढ़ो तो पेपर लेकर के बैठो, जो मैं बोलता हूँ उनको भी उनके बारे में लिखते चलो, वही तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।